जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 90। आज के लेक्चर में चैप्टर 1 लास्ट चैप्टर है हमारा, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे, डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ लॉ, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि लॉ की बेसिक टाइप्स क्या हैं, लॉ की दो बड़ी टाइप्स क्या है, कितनी तरह के लॉज होते हैं। फिर सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी लॉ का जो सोर्स है, जो लॉ बनते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, सोर्स क्या है। प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे हम, लॉ बनाने का प्रोसेस नहीं, बल्कि सिर्फ सोर्स, ठीक है, जिसमें जाहिर है कि जो सबसे बड़ा जो सोर्स है पाकिस्तान में, आईने पाकिस्तान के मुताबिक वो पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन क्या पार्लियामेंट ने भी कुछ चीज़ों को सामने रखना है, ठीक है, बिल्कुल सामने रखना। वो किन चीज़ों को सामने रखना अभी हम स्टडी करेंगे। और आज के लेक्चर में सबसे अहम चीज़ जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आईने पाकिस्तान के बुनियादी नुकात, ठीक है। आईने पाकिस्तान की समझ लीजिए, समरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आपसे कल कहा था रीड करके आना, उम्मीद है आप रीड करके आए होंगे। चलिए ठीक है, शाबाश, ठीक। तो अगर आप चैप्टर 1 देखें, इसमें दो बड़े पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बेसिकली लॉ और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कशन की गई है, और पार्ट 2 में लॉ मेकिंग प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन की गई है। पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। पाकिस्तान में बेसिकली लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो आईने पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एग्जाम में वो एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है और रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि इसका कोई एक पार्ट, टोटल 12 पार्ट्स हैं, आपने रीड किए होंगे, आपको अंदाजा होगा, कोई से भी एक या दो पार्ट्स को आपको एग्जाम में दे के आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्कस होती है। आज के लेक्चर में हम पार्ट 1 कवर करेंगे, ठीक है, और उम्मीद है पार्ट 1 आसानी से आपको समझ आ जाएगा अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रीड करके आए हुए तो। इसका अगर पास पेपर का ट्रेंड देखें तो आपको अंदाजा होगा कि रिसेंट ट्रेंड ये है कि हर अटेम्प्ट में 4-5 नंबर का कम से कम क्वेश्चन वो जरूर पूछ लेता है रिसेंट ट्रेंड के मुताबिक। इसलिए उम्मीद है कि 5 नंबर का छोटा सा चैप्टर है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा। और अगर इसको मिला दिया जाए चैप्टर 16, 17 और 18 के साथ, तो इन 4 चैप्टर्स में से कमोबेश कोई 15 से 20 नंबर का इजी पेपर सेट हो सकता है। 15 से 20 इजी मार्क्स हैं, क्योंकि आपने देखा ये सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, 16 भी, 17 और 18 भी, और इसमें ज़्यादातर केस स्टडी कम्प्लेक्स क्वेश्चन भी कोई नहीं होता, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन सेट होते हैं, इसलिए इनको आपने ज़रूर कवर करना है। ये समझ लीजिए पूरे आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा अहम चैप्टर्स हैं। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले वो हमें बता रहा है लॉ की डेफिनेशन। लॉ कहते किसे हैं? कहता है लॉ मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स डिजाइन्ड एंड एनफोर्स्ड बाय स्टेट टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल। स्टेट यानी हुकूमत जो है, इसकी तरफ से कुछ रूल्स इशू किए जाते हैं ताकि लोग सीधे रास्ते पे रहें, लोग भटके ना, लोग गलत कामों का रास्ता इख्तियार ना करें। तो लोगों को सीधे रास्ते पे रखने के लिए जो गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से कुछ रूल्स बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं लॉज, ठीक है। कंडक्ट ऑफ पीपल एंड बिजनेस। लॉ में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड कंट्री टू कंट्री। लॉ टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। आज के दिन में कोई चीज इलीगल है, अब 5 साल के बाद वो लीगल हो जाए, या आज जो चीज लीगल है 5 साल में लीगल हो जाए। और ये भी हो सकता है पाकिस्तान में कोई चीज लीगल है, हो सकता है वह फॉरेन कंट्री में इलीगल, या फॉरेन कंट्री में कोई चीज जैसे गैम्बलिंग लीगल है और पाकिस्तान में वो इलीगल हो। तो लॉ टाइम टू टाइम, कंट्री टू कंट्री वेरी होता है। लॉ क्या है? वो रूल्स जो कौन सेट करता है? स्टेट। किस लिए? लोगों के और बिजनेस के कंडक्ट को गवर्न करने के लिए। कह रहा है यू मस्ट नो लॉ। हम क्यों लॉ अंडरस्टैंड करें? बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज और नो डिफेंस। क्योंकि अगर आपको लॉ का नहीं पता और आप वायलेशन कर लेते हैं, आपको लॉ का नहीं पता और आप उसकी वायलेशन करते हैं, तो आपको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? मिलेगी, ठीक है। जेब में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, बिल्कुल जेल में डाल देंगे।
ब्रांचेस ऑफ लॉ। तो लॉ की इंपोर्टेंस समझ आ गई आपको? हमारे लॉ जानना क्यों जरूरी है? अगर हमने इग्नोरेंट रहते हुए लॉ की वायलेशन के, भाईजान क्लास में बैठ के चर्च पी रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि तालीमी इदारे में चर्च पीना मना, वैसे भी मना है, ठीक है। और ये कहे सर वो तो मेरा दिमाग चुस्त हो जाता है, लॉ के कंसेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, और मुझे तो पता ही नहीं था ये इलीगल है, वरना मैं ये ना पीता। क्या माफी मिल जाएगी कि नहीं? क्यों? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, नो डिफाइन। फिर आगे क्या रहा है? लॉ की टाइप्स तो समझ लीजिए। दो बड़े लॉस हैं, एक है सिविल लॉ, एक है क्रिमिनल लॉ। एक है सिविल लॉ और एक है गलती, एक है जुर्म, ठीक है, जुर्म, ठीक है। एक है रॉन्ग डूइंग, गलत काम करना। आपने किसी के साथ वादा किया कि इस डेट पे आप उसको गुड्स डिलीवर करेंगे, आपने उस डेट के ऊपर गुड्स डिलीवर नहीं की, रॉन्ग डूइंग है, गलत काम है, गलती है, जुर्म नहीं है। लेकिन आपने किसी को ऐसे नुकसान पहुंचाया, इसको जिसमें ये क्या है? ये क्रिमिनल लॉ है। कैसे? वैसे बताएं सर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल। तो ये है भाई, बस कर दे, आज कंसेप्ट जरा थोड़ा सा टेक्निकल है, बस कर दे। हल्की आंच पे मनोरंजन काफी है, वापिस आ जाएं कंसेप्ट की तरफ। लॉ की दो टाइप्स कौन कौन सी? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। जो क्राइम्स हैं इनके लिए क्रिमिनल लॉ है। आपने कॉन्ट्रैक्टेड स्टडी किया, इसकी वायलेशन है, ये सिविल लॉ में कवर होता है। सिविल लॉ बेसिकली दो पार्टीज के एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट्स होते हैं या राइट्स होते हैं, इन पे जब डिस्प्यूट राइज हो जाता है, उससे रिलेटेड है सिविल लॉ। दो भाइयों के दौरान प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है, सिविल लॉ। लेकिन एक ने दूसरे को उड़ा दिया, दुनिया में होता है ना, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में फर्क समझ आ गया आपको? वो कहता है बाज औकात लेकिन कुछ ऐसा होता है कि एक ही केस में सिविल, अब ये एडवांस एग्जांपल है, सिविल लॉ भी अप्लाई होता है, क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई होता है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग आपने पढ़ा है ना, ठीक है। इसमें ये सिविल लॉ में भी कवर होता है और क्रिमिनल लॉ में भी कवर होता है, ठीक है। इसमें पनिशमेंट भी है। सिविल लॉ में नॉर्मली लॉ क्या ऑर्डर देता है कि पार्टीज दूसरी पार्टी को कंपनसेट करे, डैमेजेस पे करे, सिविल लॉ में नॉर्मली। और क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट और इवन डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। याद रखें, सिविल आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी वायलेशन करें, आपको हो सकता है हर्जाना तो अदा करना पड़े और वो ज्यादा अमाउंट का भी हो, आप जेल नहीं जाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वायलेशन की वजह से जेल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से आपको फांसी नहीं लगेगी। फांसी लगेगी तो किस लॉ की वजह से? तो आइए जरा फर्क पढ़ते हैं सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में। कहता है डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सिविल लॉ डील्स विद डिस्प्यूट बिटवीन पर्सन रिगार्डिंग देयर लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज। लोगों के दरमियान में उनके लीगल राइट्स और लायबिलिटीज का डिस्प्यूट राइज हो जाए तो ये सिविल लॉ है। वायलेशन ऑफ सिविल लॉ इज ए टॉर्ट, यानी रॉन्ग डूइंग तो है, गलती तो है, बट नॉट ए क्राइम, जुर्म नहीं है, ठीक है। सिविल लॉ की वायलेशन करे, सिविल लॉ जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बल्कि हम सीए में जितने भी लॉज पढ़ते हैं ना, सारे के सारे सिविल लॉज हैं। हालांकि कुछ जगहों पे क्रिमिनल लायबिलिटी भी राइज होती है। जैसे एक और एग्जांपल मुझे नहीं बोल, लेकिन वो यहाँ की नहीं है, वो जब कंपनी लॉ की एग्जांपल है, जब डायरेक्टर पैसे इकट्ठे करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं ना किसी कंपनी के डायरेक्टर्स, और उसमें गलत बातें लिख दे ताकि लोगों के पैसे हथियाए जाएं, तो ये कंपनी लॉ सिविल लॉ है। सिविल लॉ की भी वायलेशन है, और ये चूंकि फ्रॉड किया गया, लोगों के साथ उनकी जमा पूंजी हथियाई गई, ये क्रिमिनल लॉ में भी आता है, ठीक है। तो कुछ एक्ट्स ऐसे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों को कवर कर जाती हैं, यानी उनमें दोनों लॉज अप्लाई हो जाते हैं। नॉर्मली सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ अलग है। अच्छा, हम सिर्फ सीए में सिविल लॉ पढ़ते हैं क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जो लॉज है ये सिविल लॉ है। गैस कीजिए क्रिमिनल लॉ कहाँ पढ़ाया जाता है? एलएलबी में,
ठीक है, हमारे जो वकला हजरात हैं ये सिविल लॉ भी पढ़ते हैं और क्रिमिनल लॉ भी पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल अगर इसके लिए आपको जेल भेजा जाता है या फांसी लगाई जाती है तो ये क्रिमिनल लॉ होगा, और अगर सिर्फ जुर्माना किया जाता है सिविल लॉ होगा। आप बताइए ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना क्या है? सिविल लॉ है। कोर्ट डज नॉट पनिश रॉन्ग डूअर रादर। अच्छा, अब ये बेसिक डिफरेंस सुनिए। आपको याद होगा डैमेजेस का रूल था हमारा कि डैमेजेस का रूल ये है टू कंपनसेट एग्रीव्ड पार्टी, नॉट टू पेनलाइज फॉल्टी पार्टी। आपको याद है ये रूल? सिविल लॉ में यही रूल लगता है, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है इसमें रूल डिफरेंट है। क्रिमिनल लॉ का मकसद क्या है? टू गिव पनिशमेंट टू गिल्टी पार्टी। तो डेफिनेशन में वो मजीद बता रहा है, अब ये बात समझ आई, वायलेशन ऑफ सिविल लॉ इज ए टॉर्ट। टॉर्ट मींस रॉन्ग डूइंग बट नॉट ए क्राइम। कोर्ट डज नॉट पनिश रॉन्ग डूअर रादर इम्पोजेस ए सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज। यानी जो रॉन्ग डूअर होता है, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोर्ट का मकसद उसको पनिशमेंट देना नहीं होता, बल्कि दोनों पार्टीज के दरमियान में सेटलमेंट करना होता है कि दूसरी पार्टीज को कंपनसेट किया जाए। इसके लिए अगर दूसरी पार्टी का नुकसान हुआ उसे पैसे दिए जाए। यानी सिविल लॉ में नॉर्मली कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी? ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है? कि जो एग्रीमेंट में तय पाया था वही काम करे। या ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन, कि एग्रीमेंट में जिस काम से रुकने का तय पाया था उससे रुका। वो इक्विटेबल रेमेडीज में आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था कि एक तो इक्विटेबल रेमेडी में बाज़ औक़ात अगर किसी का नुकसान, जो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हो, डैमेजेस पे किए जाते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है डैमेजेस वो दूसरी पार्टी कहते हैं मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट जो तय पाया था वो पूरा करे। हाँ, अबाईगर, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहलाते हैं। या अगर कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया था कि किसी काम को नहीं किया जाएगा, इंजंक्शन, इंजंक्शन को उर्फ़े आम में स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डू और नॉट डू समथिंग वाली बात, बिल्कुल। टू डू समथिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नॉट टू डू समथिंग इंजंक्शन। और अगर उसके बदले में पैसे ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन, डैमेजेस। अच्छा, अब क्रिमिनल लॉ का क्या बता रहा है? कह रहा है क्रिमिनल लॉ डिफाइंस आर ऑफेंस। ऑफेंस मींस क्राइम्स। क्रिमिनल लॉ, जैसे क्रिमिनल लॉ कहाँ पे लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हमारा है सिविल लॉ, पार्टनरशिप एक्ट सिविल लॉ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सिविल लॉ, जितने भी हमें तकरीबन सारे सिविल लॉ। और जो ऑफेंस क्राइम्स कहाँ है? पाकिस्तान पेनल कोड, याद है पाकिस्तान पेनल कोड? उसमें जो भी लिखे हुए वो क्रिमिनल लॉ है। उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से एक्ट अगर आप करेंगे तो वो जुर्म होंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ठीक है, हाउ सस्पेक्ट्स आर इन्वेस्टिगेटेड एंड पनिशमेंट फॉर कन्विक्टेड, और जुर्म साबित हो गया तो उसकी सजा क्या होगी। यानी सिविल लॉ का मकसद होता है पार्टी जिनके दरमियान डिस्प्यूट है उनके दरमियान सेटलमेंट करना, सिविल लॉ का। जबकि क्रिमिनल लॉ का मकसद सेटलमेंट करना नहीं होता, बल्कि बताना है क्या जुर्म है, उसकी तफ्तीश कैसे होगी, और तफ्तीश के बाद अगर कोई साबित हो गया मुजरिम है उसको सजा क्या मिलेगी। ये है कि इसका मतलब क्रिमिनल लॉ ज़्यादा सख्त है। ठीक है, वैसे तो दोनों की वायलेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्रिमिनल लॉ से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। इसमें जेल में भी जाना पड़ता है और बाज़ औक़ात फांसी भी लग जाती है। हालांकि कुछ सिविल लॉ की भी एग्जाम्पल ऐसी हैं जिनमें जेल में जाना पड़ता है। कुछ एक्ट्स ऐसे है ना, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में हमने पढ़ा था, उसकी पनिशमेंट में था ये इम्प्रिजनमेंट। तो मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा एक्ट है जो सिविल लॉ की वायलेशन भी है, क्रिमिनल लॉ की वायलेशन भी है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देता है, जहाज उड़ाया और पायलट ने कहा, पायलट को जब एग्रीमेंट किया गया था, उसे कहा गया था एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि जहाज उड़ाने से 6 घंटे पहले तुमने कोई नशा वगैरह नहीं करना। उसने 6 घंटे पहले नहीं किया, बल्कि प्रवास के दौरान ही नशा कर लिया। अब जहाज कहीं और उड़ रहा है, वो कहीं और उड़ रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे पैसेंजर समेत। अब बताइए आपके ख्याल में ये एक एक्ट है, क्या इसमें सिविल लॉ की वायलेशन हुई?
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वायलेशन। क्या क्रिमिनल लॉ भी है? तो सारे जिंदगी के साथ खेल गया वो बंदा। तो इसीलिए कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनमें सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ दोनों अप्लाई हो सकते हैं। पर्पस क्या है सिविल लॉ का? पर्पस इज टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू इंजर्ड पार्टी और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन। वही जो ऊपर कोर्ट ऑर्डर करता है वही पर्पस है इसका, वो तो हमने ऊपर ही पढ़ दिया था, उसी को रिपीट कर रहा है। पर्पस क्या है सिविल लॉ का? कंपनसेट करना है इंजर्ड पार्टी को। और क्रिमिनल लॉ का पर्पस क्या है? सोसाइटी को रेगुलेट करना है थ्रू पनिशमेंट, डंडे के जोर पे, कि अगर नहीं बात मानी कोई तो आपको सजा मिलेगी। केस फाइल्ड बाय, सिविल लॉ में कौन केस फाइल करता है? प्राइवेट पार्टीज, जिसका नुकसान हुआ हो। उसने वर्ड यूज किया क्लेमेंट, ये अभी इसको एक्सप्लेन करता मैं क्लेमेंट किसे कहते हैं। प्राइवेट यू सूज द डिफेंडेंट फॉर हार्म कॉज। जो एग्रीड पार्टी है वो फॉल्टी पार्टी के खिलाफ केस फाइल करती है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में अक्सर गवर्नमेंट होती है, यानी जो केस फाइल किया जाता है वो गवर्नमेंट की तरफ से क्रिमिनल के खिलाफ केस फाइल किया जाता है। हालांकि बाज़ औक़ात कुछ प्राइवेट पार्टीज भी होती हैं, जैसे ए ने फर्ज कीजिए गांव के चौधरी ने वो गरीब जो किसान था उसके बेटे को उड़ा दिया। अब यहाँ पे अगर तो सिर्फ लॉ ये कहता ना कि वो जो किसान है एग्री पार्टी वही गांव के चौकीदार के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, तो बहुत से केसेस फाइल ही ना होते, क्योंकि वो जो चौधरी है वो जमींदार को उसको किसान को धमकी देता कि तुम्हारे दूसरे बच्चों के साथ भी यही सलूक किया जाएगा। इसीलिए याद रखिए क्रिमिनल लॉ में जो केस फाइल वो गवर्नमेंट जरूर एक पार्टी बनती है, ताकि अगर प्राइवेट पार्टी किसी थ्रेट की वजह से प्रेशर की वजह से बैकआउट भी कर दे तो गवर्नमेंट वहां पे पार्टी के तौर पे मौजूद हो, जिसने क्राइम किया है उसको सजा दी जाए। वरना तो जो ताकतवर है वो जुर्म भी करते और फिर उसके बाद दूसरी पार्टी को दबाते हुए। इसलिए क्रिमिनल लॉ में हमेशा गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करेगी अक्यूज्ड को। अक्यूज्ड कौन है? जिस पे इल्जाम है। अक्यूज्ड कौन है? जिस पे इल्जाम है। गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करेगी, उसके खिलाफ एक्शन लेगी गवर्नमेंट क्रिमिनल। लेकिन सिविल लॉ में प्राइवेट पार्टीज ही, जिन पार्टीज ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वही कर सकते हैं। सिविल लॉ की एग्जांपल आपके जहन में आए ऊपर लिख ले, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल ब्रैकेट में लिख ले पाकिस्तान पेनल कोड। ठीक है, ये एग्जांपल जहन में आए, फिर इसके बाद ये फर्क आज इंशाल्लाह इसके पॉइंट्स आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? सिविल केस इज डिसाइडेड ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन इज लायबल। इन क्रिमिनल केस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज मच ग्रेटर देन इन सिविल लॉ केसेस। द गिल्ट मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। सिविल लॉ में फैसला कैसे होता है? प्रोबेबिलिटी की बेस पे, जिसके ज्यादा चांस हो उसके हक में फैसला दे दिया जाता है। जैसे फर्ज कीजिए दो भाइयों के दरमियान में झगड़ा है और एक कहता है कि वाले साहब ने मरने से पहले ये घर मेरे नाम लगाया, दूसरा कहता है कि घर मेरे नाम लगाया। अब दोनों से कहा गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। उन्होंने कहा सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही नहीं, होते तो झगड़ा ही किस बात का था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो पता नहीं वाले साहब ने कहाँ रख दिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा, कोर्ट ने कहा अच्छा फिर ऐसा करो कोई और डॉक्यूमेंट है सबूत तो वो ले आओ। एक भाई जो था वो फोटोकॉपी ले आया उस डॉक्यूमेंट की जिसमें वालिद ने प्रॉपर्टी उसके नाम पे लगाई है, और वो फोटोकॉपी उसने किसी मजिस्ट्रेट वगैरह से या किसी ऑफिसर से अटेस्टेशन करवाई है उसकी। दूसरी पार्टी के पास कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा जी मुझे तो वालिद साहब ने ज़बानी कलामी कहा था कि घर तुम्हारे नाम पे है। अब हालांकि दोनों के पास भी कोई फाइनल एविडेंस नहीं है जो साबित करता हो कि किस, लेकिन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके ख्याल में ज्यादा चांस किसका है? जिसके पास फोटोकॉपी, कम से कम कुछ से दूसरों की निस्बत ज्यादा तो एविडेंस है। तो सिविल लॉ में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी जिसका ज्यादा प्रोबेबल हो उसके हक में फैसला दे दिया जाता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में रूल ये है कि 10 गुनाहगारों को छोड़ दो, एक बेगुनाह को सजा ना दो।
हैं। यानी इसमें क्रिमिनल लॉ में सजा देने के लिए असूल क्या है कि आपके पास जो एविडेंस होना चाहिए वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे नहीं होना चाहिए, वो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स होना चाहिए। इसलिए बाज़ औक़ात आपने देखा होगा शक की बुनियाद पे बरी कर दिया जाता है, हालांकि उस बंदे के खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत जरूर होता है, लेकिन लॉ कहता है सबूत क्रिमिनल लॉ में कैसा आना चाहिए जो कि जिसके ऊपर कोई शक भी ना कर सके। अब फर्ज कीजिए, छोटी सी एग्जांपल देता हूं, इससे आपको बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी और बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट समझ आएगा। अब हर ये दोनों भाई बैठे हुए ने कहा ये मेरे को केस स्टडी तो समझा, इसने कहा केस स्टडी नहीं समझाऊंगा तुझे, मैं अपना काम करूंगा। इन भाईजान ने बैग खोला, गन निकाली, उड़ा दिया इसको। अब हम सारे देख रहे हैं हुआ क्या। अब कोर्ट में जाके हम गवाही देंगे कि हमने खुद देखा इसने इसको उड़ाया, उससे पहले इन दोनों का झगड़ा भी हुआ, कोर्ट इसको सजा देता है। क्या ये बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे होगा या बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स? क्योंकि सारे लोगों ने देखा है, चशमदीद गवाह मौजूद हैं, लेकिन फर्ज उनको भी लेकिन फर्ज कीजिए कि रूम में सिर्फ 2 ही लोग हैं, हम सारे बाहर चाय पीने के लिए गए, एकदम से ठा की आवाज आई। अब हमने अंदर आके देखा तो हमें फर्ज कीजिए कोई वेपन भी नहीं मिला, मर्डर वेपन भी नहीं मिला, लेकिन रूम में हैं ये दोनों, आने और जाने का और कोई रास्ता भी नहीं है। अब फर्ज कीजिए कैमरा भी नहीं लगा। अब देखें हमारी कॉमन सेंस ये कहती है कि मर्डर किसने किया, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे देखे ना तो मर्डर इन्हीं ने किया है। भाई 2 लोग कमरे में मौजूद थे, एक का मर्डर हो गया तो दूसरा ही कातिल होगा, अब बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्या कोई हमारा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स एविडेंस मौजूद है? नहीं मौजूद है, कोई चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है लेकिन चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं है। लॉ यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि नहीं? लॉ यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट, ये फर्क है कि जब सिविल लॉ होता है ना, इसमें एविडेंस को साबित करने की नरम है जरा शरा, यानी उन्होंने जो रखा हुआ ना रूल वो थोड़ा नरम रिलैक्स किया हुआ है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में किसी को पनिशमेंट देनी हो ना तो उसमें जो एविडेंस चाहिए होता है वो हाई लेवल का चाहिए होता है, और उस हाई लेवल को क्या उसने नाम दिया? बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। बियॉन्ड ऑल डाउट्स या ऑल रीजनेबल डाउट्स? तो ये बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को अंडरलाइन कर लें और बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स को, ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ये पूछ सकता है एग्जाम में। क्लियर? आगे चलते हैं। टाइप ऑफ पनिशमेंट। अब भाई सिविल लॉ में फाइनेंशियल पनिशमेंट होती है या ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन होता है, इम्प्रिजनमेंट नहीं होती। जबकि क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट किस तरह की होगी? इम्प्रिजनमेंट भी होगी, डेथ पेनल्टी भी होगी, डेथ पेनल्टी भी होगी। एग्जाम्पल्स क्या हैं? कहता है कंपनी लॉ, जो आप कैफ 7 है, जो आपका कैफ 7 सिविल लॉ की एग्जाम्पल है। मर्केंटाइल लॉ, जिसे बिजनेस लॉ भी कहते हैं, नीचे उसने कहा हुआ है, ठीक है, जो कि ये बिजनेस कमर्शियल डीलिंग से रिलेट करता है। ये कैफ 4, ये भी सिविल लॉ की एग्जाम्पल है। फैमिली लॉस, सिविल, जब फैमिली के एक दूसरे के साथ जो झगड़े होते हैं, सिविल लॉ की एग्जाम्पल। प्रॉपर्टी लॉ, कॉपीराइट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये सारे के सारे सिविल लॉ की एग्जाम्पल्स हैं। और लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है? कह रहे क्लेम ऑफ डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, क्लेम फॉर नेग्लिजेंट बिहेवियर। जैसे फर्ज कीजिए कोई शाम को शो पे बैठा बंदा, वो किसी सियासतदान या किसी और शरीफ आदमी पे इल्ज़ाम लगा देता है, और तो आपने अक्सर देखा होगा दूसरी पार्टी ने हत्के इज्जत का दावा कर दिया कि मुझे डिफेम करने की कोशिश की गई है। ये जो हत्के इज्जत का दावा किया जाता है ना, ये लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर किया जाता है, ठीक है, कि रॉन्ग डूइंग। क्लियर? फिर क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल क्या है? पाकिस्तान पेनल कोड, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, चोरी, डकैती, मर्डर, टेररिज्म, वायलेंस, ये सारे क्राइम हैं, इनकी सजाएं मिलेंगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी क्रिमिनल, मैं बता था क्रिमिनल में भी आता है, ये पनिशमेंट है कि नहीं है? प्रिजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट,
ये भी, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में थी पनिशमेंट? इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में हाँ, वो जो हमने 3 महीने 2 माह 4 माह 6 माह तो नहीं थे, 2 3 5 भी नहीं थे, साल थे, 3 महीने थे, फिर उसके बाद 6 और फिर उसके बाद 2 साल, और फिर दूसरी तरफ 3 साल 5 साल 7 साल, और ग्लोरिफिकेशन ऑफेंस के 7 साल थे। और इसी तरह मुझे बताइए, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में भी इम्प्रिजनमेंट थी, इंडिविजुअल्स के लिए अलहदा पनिशमेंट थी और लीगल पर्सन के लिए अलहदा फाइन भी था। हाँ, तो इसीलिए उसने एग्जांपल दिया, चूंकि इम्प्रिजनमेंट थी और इम्प्रिजनमेंट कहाँ पे होती है, फिर इसीलिए उसने क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को भी फिट किया और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट को भी। कुछ समझ आया आपको? क्या सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाए 6 नंबर का, लिख सकते हैं कि नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिल्कुल ये सिविल लॉ में आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे, अच्छा कुछ टर्म सुन लीजिए आपने। ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन बिजनेस, आपको बता दें बिजनेस के ऊपर नॉर्मली सिविल लॉ अप्लाई होता है, लेकिन कुछ केसेस में क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई हो सकता है, जैसे पायलट वाली एग्जांपल, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वाली एग्जांपल। ठीक है। अच्छा, आपने कभी किसी वकील की फाइल देखी हो अगर, तो उस पे हर केस की अलग फाइल बनाते हैं, वो उसके ऊपर लिखा होता है ए वर्सेस बी। लीगल केसेस जो होते हैं ना, उनको जब हमने आइडेंटिफाई करना होता है, रेफर करना होता है, तो लिखा जाता है कि मिस्टर असलम वर्सेस मिस्टर वकार, ठीक है, एट 5 PM वो हेयरिंग का टाइम होता है कोर्ट की। अब यहां पे ये बता रहा है, सुन ले, ये अहम चीज है। देयर आर 2 पार्टीज इन एनी लीगल केस, 2 पार्टीज है। फॉर एग्जाम्पल तनवीर वर्सेस खतरी, ये एक लीगल केस है जो इन दोनों के दरमियान में हुआ था। अब आप क्या मुझे तनवीर वर्सेस खतरी देख के पढ़ के ये बता सकते हैं कि कौन जालिम कौन मजलूम, किसने किसके खिलाफ केस फाइल किया है? तनवीर ने केस किया है खतरी के खिलाफ। द फर्स्ट पार्टी हु फाइल, अब ये गौर से सुन लीजिए, ये काम की बात है। फर्स्ट पार्टी हु फाइल सूट अगेंस्ट अदर पार्टी, फर्स्ट पार्टी वो वाली पार्टी है जिसने केस फाइल किया है। यानी अगर किसी जगह पे अखबार में आ जाए किसी केस के बारे में इंफॉर्मेशन और केस का टाइटल क्या हो, तनवीर वर्सेस खतरी, तो इसमें आपने समझ लेना है कि जो पहली पार्टी है तनवीर, इसने केस फाइल किया है दूसरी पार्टी के खिलाफ। अब केसेस की डिफरेंट नोयत होती है, इस लिहाज से इन पार्टीज को डिफरेंट टर्म्स दी जाती है। जैसे हमारे एग्रीमेंट के अंदर जिस पार्टी ने गुड्स डिलीवर करनी है या पैसे पे करने हैं, उसे हम कहते हैं प्रोमिजर। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी 2 पार्टीज होती हैं, और जिस पार्टी को गुड्स रिसीव होनी है या जिसको कैश रिसीव होना है, वो उसे प्रोमिजी कहते हैं ना। प्रोमिस 2 पार्टी। उसी तरह लीगल सिस्टम में भी एक केस के अंदर जो 2 पार्टीज होती हैं, उनके कुछ नाम रखे हुए हैं। हमने तो सिर्फ एक ही नाम रखा ना, प्रोमिजर प्रोमिजी, वो ही नहीं समझ आता हमें पूरे सेशन में। हालांकि कई दफा बताया, जिसने पैसे या गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करनी है वो प्रोमिजर है, और जिसके लिए डिलीवर होनी है वो प्रोमिजी है। लेकिन हम फिर वो डेफिनेशन पे फंसे, फिर उधर की डेफिनेशन को ICAP की डेफिनेशन के साथ फिर मिला के, सर ये फर्क क्यों है? कंप्लेक्स करना है कंसेप्ट को, जितना मर्जी कर लें फारे टाइम में, लेकिन मेन कंसेप्ट प्रोमिजर में इतना है जो बताया। कोर्ट क्या कहता है? कहता है जो पहली पार्टी है ना, दिस
ये अगर तो सिविल केस है, इसको हम कहेंगे क्लेमेंट या प्लेंटिफ। क्लेमेंट या प्लेंटिफ किसको? सिविल केस में पहली पार्टी जिसने केस फाइल किया। अगर सिविल केस है इसे क्या कहेंगे पहली पार्टी को? क्लेमेंट या प्लेंटिफ। अगर क्रिमिनल केस है कंप्लेनेंट। और अगर केस का फैसला हो गया और हाई कोर्ट में उसकी अपील की, अपेलेंट। अपेलेंट ट्रिब्यूनल आपने शायद टेक्स्ट में पढ़ा हो, जो पढ़ा है आज ही पढ़ा, अपेलेंट ट्रिब्यूनल अपील में। ठीक है, फर्ज कीजिए इन भाईजान ने इनके खिलाफ केस किया, इनमें खतरी कौन है? इन्होंने इसके खिलाफ केस फाइल किया था भाई, तनवीर है। आगे चलते हैं। सेकंड पार्टी हु डिफेंड्स केस। सेकंड पार्टी कौन सी है? जो केस को डिफेंड, उसका नाम है। हमेशा सेकंड पार्टी खतरी नहीं होगी, उसका नाम है समझाने के लिए। दिस पार्टी इज कॉल्ड डिफेंड। सिविल केस है तो जो सेकंड पार्टी है वो क्या है? डिफेंडेंट। अगर क्रिमिनल केस है तो सेकंड पार्टी कौन सी है? एक्यूज्ड। और अगर अपील है रिस्पोंडेंट। अब 3 सवाल पूछूंगा 3 स्टूडेंट से। अगर 2 सवालों के जवाब ठीक हो गए तो हम आगे चलेंगे, वरना आज का लेक्चर यही खत्म। और फिर 10 चाय भी कोई नहीं भाईजान, चाय भी 3 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये भाईजान, हाँ जी हाँ जी, तनवीर ने खतरी के खिलाफ केस फाइल किया और ये केस है क्रिमिनल। इस केस में कोर्ट सिस्टम में तनवीर को क्या नाम दिया जाएगा और खतरी को क्या नाम दिया जाएगा? तनवीर को क्या नाम दिया जाएगा? क्लेमेंट के कंप्लेनेंट? कंप्लेनेंट। और खतरी को क्या नाम दिया जाएगा? एक्यूज। शाबाश। इस केस में तनवीर जीत गया, ठीक है, यहां चले खतरी जीत गया। तनवीर ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर दी कि इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको बरी कर दिया गया है। अब लीगल सिस्टम में तनवीर को क्या नाम दिया जाएगा और खतरी को क्या नाम? तनवीर को एपेलेंट और खतरी रिस्पोंडेंट है। शाबाश। और भाईजान बताएंगे। इन भाईजान ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गुड्स की सेल का। इन भाईजान ने कॉन्ट्रैक्ट किया और इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। इन भाईजान ने इनके खिलाफ केस फाइल कर दिया कोर्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वायलेशन की है। ये तनवीर है, वो खतरी। लीगल सिस्टम में इनको क्या नाम दिया जाएगा? क्लेमेंट के कंप्लेनेंट? क्लेमेंट। और उनको नाम क्या दिया जाए? डिफेंडेंट। शाबाश। टर्म समझ आ गए? सोर्सेज ऑफ लॉ। पाकिस्तान में कवानीन कहां से आते हैं? सुन ले। एक है बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम, बुनियाद क्या है। दूसरा है सोर्सेज ऑफ लॉज, के लॉ बनते कहां कहां हैं।
देखें बनने, सोर्स सबका तो इस्लाम होना चाहिए ना भाई। पाकिस्तान में जो बेस है, बुनियाद है, पाकिस्तान में बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम है, खुद बताइए वो क्या होना चाहिए? वो तो कुरान और सुन्नत होना चाहिए। कुरान तो हमने आईने पाकिस्तान को बनाया ही कुरान के असूलों के मुताबिक, यानी हमने कहा आईने पाकिस्तान कुरान के ताबे रहेगा, जो भी कानून साजी होगी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी। तो बेसिस ऑफ लीगल, जो बुनियाद है कवानीन की, वो है आईने पाकिस्तान और इस्लामिक लॉज। इससे एग्री करते हैं ये बेस ठीक है, 100% ठीक है। लेकिन फिर हमने सोचा कि आईने पाकिस्तान भी सामने है, इस्लामिक लॉज भी सामने है, लॉ कैसे बनाए जाएं? लॉ बनाने के लिए तो कुछ समझदार लोगों की जरूरत है। तो हमने कहा हमें क्या सोचने समझने की जरूरत है, ये साथ हमारे गोरे जो थे हम पे हुकूमत करके गए हैं, हमें पता है बड़े समझदार हैं, इन्होंने जो लॉ बनाए हुए हैं वही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमें खुद से नया लॉ बनाने की क्या जरूरत है? आपने नोट किया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का बना हुआ है? 1872। पार्टनरशिप एक्ट कब का बना हुआ है? क्या ये पाकिस्तान बनने से पहले के या बाद के? पहले के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम है वो आईने पाकिस्तान भी है, वो इस्लामिक लॉज भी है, लेकिन वो साथ ही साथ गोरों का सिस्टम भी है। लीगल सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ इंक्लूडिंग डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी। यहाँ पे क्या कह रहा है भला? ये सरकारी, उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। असल में वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में हम जब कोई भी कानून बनाते हैं, हम देखते हैं गोरे ने कोई कानून उसी चीज के ऊपर बनाया कि नहीं बनाया। अगर गोरे ने कानून बनाया हो हम उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फिर उसको एक दफा पढ़ के देखते हैं, अगर उसकी कोई प्रोविजन इस्लाम के खिलाफ हो उसको चेंज कर देते हैं। बाज़ औक़ात वो भी भूल जाते हैं, लेकिन उसको चेंज कर देते हैं ताकि इंग्लिश कॉमन लॉज तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के आइन और इस्लामिक लॉज के मुताबिक हो। भाई ठीक है कि नहीं? खुद बताइए, खुद बनाना ज्यादा बेहतर है कि किसी बना बनाया कहीं से लाके फिट कर देना? शाबाश, आपसे यही उम्मीद थी, खुद ना काम करना। चले बहरहाल, बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम समझ आ गया? अब ये है बुनियाद। अब कानून बनेंगे कहाँ कहाँ? आपको पता है हमारे वैसे कानून पार्लियामेंट में बनते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे गांव में भी कानून बनते हैं। कानून साजी उधर भी होती है। पंचायत सिस्टम नहीं। तो इसीलिए कह रहा है सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सोर्सेज ऑफ लॉ ये समझ लें अच्छे तरीके से। पहला सोर्स ऑफ लॉ है लेजिस्लेशन। ये सबसे बड़ा सोर्स है कि पार्लियामेंट कानून साजी करेगी। पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, 2 हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस, हाँ, सेनेट और नेशनल असेंबली। सेनेट और नेशनल असेंबली, हाँ, फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट करता है, फाइनल साइन, लेकिन लॉ मेकिंग कौन करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन शामिल है? कह रहे इट इंक्लूड्स एक्ट्स बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से मुराद बोथ हाउसेज है। ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट, यानी बाज़ औक़ात जल्दी हो तो प्रेसिडेंट खुद भी डायरेक्ट ऑर्डिनेंस पास कर देता है पार्लियामेंट में अप्रूवल के बगैर, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इमरजेंसी हालात में इमरजेंसी फैसले करने पड़ते हैं ना, तो पार्लियामेंट में तो कानून साजी करते करते आपको पता ही है वो बिल पढ़ा था आपने, कौन सा? वो 2020 पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल वाला, वो 3 साल हो गए अभी तक ला ने। तो अगर यही कोई इमरजेंसी केस हो और फौरी तौर पे ला, तो प्रेसिडेंट कहता है पार्लियामेंट करता रहे खुद, मैं ये लो ये पढ़ा है,
साइन करेगा 10 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस तैयार, लेकिन उसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, ज़हन में रखिएगा, ठीक है। एंड लेजिस्लेशन बाय बॉडीज टू हुम अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, बाज़-औक़ात पार्लियामेंट, हालांकि लॉ मेकिंग पाकिस्तान में किसने बनानी है, बाज़-औक़ात कुछ स्पेशल टास्क अगर होना तो पार्लियामेंट अपनी ये लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट कर देती है, ट्रांसफर भी कर देती है। जैसे एससीसीपी कहे कि हमने अब कंपनीज एक्ट 2017 बनाना है, पुराना एक्ट चला आ रहा था, अब हमने नया एक्ट बनाना है। अब क्या आपके ख्याल में जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं जो कि शायद बीए पास हैं, लेकिन अब तो शायद वो कंडीशन भी नहीं है, पहले ज़माने में होती थी, अब है ये, अब नहीं है कंडीशन, हाँ। तो क्या ये लोग इतने एक्सपर्ट होंगे कि कंपनी के सारे मैटर्स के ऊपर लॉ मेकिंग कर सके? तो इस सूरत हाल में बाज़ औक़ात पार्लियामेंट अपनी ये पावर एससीसीपी को डेलीगेट कर देती है, एससीसीपी को डेलीगेट। आपको पता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान आईकैब है, इसका क्याम भी एक ऑर्डिनेंस के जरिए से अमल में आया, ठीक है। अब आपके ख्याल में क्या इसमें जो अब डिटेल फैसले हुए होंगे, सब्जेक्ट कौन से पढ़ाने चाहिए, ट्रेनिंग कितने साल की होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ये क्या पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने किया? बड़े बड़े फैसले उन्होंने कर दिए, लेकिन कुछ छोटे डिटेल्ड फैसले जो सब्जेक्ट इस किस्म के डिसीजन है, इस तरह की लॉ मेकिंग ये किसने की होगी? ये आईकैब ने की होगी। इसका मतलब है अगर पार्लियामेंट चाहे तो अपनी लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट भी कर सकते हैं किसी को। तो इसका मतलब है टोटल 3 तरह के जो लेजिस्लेशन में 3 तरह के लोग लेजिस्लेशन कर सकते हैं पाकिस्तान में। सबसे बड़ा सोर्स पार्लियामेंट, फिर उसके बाद दूसरा प्रेसिडेंट, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी केसेस में, और तीसरा डेलीगेटेड अथॉरिटीज जो कि सिर्फ एक्सपर्ट किस्म का अगर मैटर कहीं भी आ जाए, जहां पे एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो, किसी स्पेशलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो, उस सूरत में होते हैं लेजिस्लेशन। फिर है प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? सुन ले। कोर्ट में अक्सर ये रूल चलता है और प्रैक्टिस में आप अक्सर देखेंगे प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट ये है, फर्ज की, अच्छा एक चीज इसमें रखिएगा, दुनिया में कोई भी वकूआ हो वो आपके साथ तो हो सकता है पहली दफा हुआ हो, लेकिन दुनिया में ना पहली दफा हुआ ना आखिरी दफा हुआ, आपसे पहले भी होता रहा और आपके बाद भी होता रहेगा। तो जो जज हैं वो ये कहते हैं कि ये जो जितने भी जुराइम हैं ये सैकड़ों सालों से चलते आ रहे हैं, बाद में भी होते रहेंगे, हर दफा केस नया आता है, हम शुरू से आर्गुमेंट शुरू करते हैं, क्यों ना हम एक रूल बना ले क्या कि अगर कोई ऐसा केस आया आज जो इससे पहले भी हमारे पास आ चुका है और हमने देखा उन दोनों केसेस के फैक्ट्स सेम हैं, तो हम दूसरे केस में बगैर कोई टाइम ज़ाया किए, बगैर वो सारे आर्गुमेंट्स रिपीट करने के, जो पहले केस में फैसला किया था वही फैसला दूसरे केस में कर देंगे। जैसे अगर एक दफा फैसला कर दिया कि अगर 2 भाइयों में से किसी के पास भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसके पास फोटोकॉपी हुई, फैसला उसके हक में दे दिया जाएगा। अब अगली दफा अगर इस तरह का केस आता है तो दोबारा नए सिरे से आर्गुमेंट शुरू हो जाएंगे कि मरते वक्त बाप के करीब कौन था, बाप ने किसके कान में क्या कहा, फिर उसके बाद नहीं, बल्कि क्या कहा जाएगा सीधा, भाई ये केस पहले भी हमारे सामने आया है, फैसला इस चीज पे होगा, फोटो का भी है तो वो ले आओ। इसे कहते हैं प्रेसिडेंट कहते हैं प्रीवियस डिसीजन को। तो कोर्ट में जो रूल ऑफ प्रेसिडेंट है, इसकी वजह से कोर्ट का बहुत सा टाइम बच जाता है। कैसे बच जाता है? कोर्ट ये देखता है अगर इस तरह का केस पहले भी हमारे पास आया है तो जो पहले केस में फैसला वही दूसरे केस में, इसे कहते हैं प्रेसिडेंट समझ लीजिए ये है प्रीवियस एग्जाम्पल, कि अगर कोर्ट केस में कोई प्रीवियस एग्जाम्पल मिल जाए जो कि उसी जिसमें फैक्ट सेम होना जरूरी है, याद रखिए, अगर फैक्ट्स डिफरेंट है फिर आप प्रेसिडेंट का रूल अप्लाई नहीं कर सकते। भाई प्रेसिडेंट भी अच्छा है, ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ है, ये भी कानून है। फिर दूसरा
बहुत सी चीजें ऐसे देखें, जैसे होता है रीत रिवाज। कस्टम का मतलब क्या है? रीत रिवाज, रस्मो रिवाज। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कल्चरल प्रैक्टिस होती है, रस्मो रिवाज, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो इतना स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्रैक्टिस होती है कि उसे लॉ का दर्जा दे दिया जाता है कुछ जगहों पे। जैसे शायद शहरों में बैठ के हम लोग अपने लॉज की इतनी परवाह नहीं करते होंगे जितना हमारे देहात में हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने रस्म रिवाज की पासदारी करते होंगे। उनका हो सकता है ज़्यादा ख्याल रखते हो। तो उन लोगों के लिए जो उनके रस्म रिवाज है वही कानून की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। जैसे इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है पंचायत सिस्टम, ठीक है। पंचायत सिस्टम वैसे तो एक रस्म या रिवाज कह लें या प्रैक्टिस कह लें, लोकल लेवल पे होती है, उसमें कोई सरकारी बंदा तो शामिल नहीं होता, लेकिन वो चूंकि वो इतना पॉपुलर सिस्टम है और अगर उसमें जो सरपंच या जो भी बुजुर्ग है वो अक्लमंद हो तो वो इतना जल्दी और अच्छे फैसले करते हैं कि वो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन शर्त क्या है? फैसला करने वाले अच्छे लोग हों और उनके पास पावर भी हो फैसले को इन्फोर्स करवाने के लिए। तो फिर लॉ क्या करता है? ऐसे कस्टम्स को, ऐसे प्रैक्टिसेस को भी लीगल प्रोटेक्शन दे देता है। लॉ कहता है ठीक है हमने भी माना है। आपको याद है आर्बिट्रेशन एक्ट में ये पढ़ा था हमने। तो कस्टम्स भी सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है अगर वो इतने पॉपुलर हैं, ठीक है। और अगर उनके साथ अगर वो कस्टम बेस्ड हो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर है, जैसे करीब भी चले जाए तो जैसे अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल, ठीक है, वहां पे भी पंचायत सिस्टम तो होगा। वैसे हमारे बुजुर्ग भी पंचायत सिस्टम में फैसले करते हुए इस्लामी कवानीन को तो सामने रखते होंगे। अफगानिस्तान में भी शायद रखते, मुझे पता नहीं रखते कि नहीं रखते, उम्मीद है कि रखते होंगे, इसको पता है रखते हैं कस्टम। इसीलिए उसने ये कहा इन पाकिस्तान कस्टमरी लॉ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय शरीयत लॉ। यानी अगर कहीं पे कस्टम्स का और शरीयत लॉ का कन्फ्लिक्ट आया अगर, तो कस्टम्स नीचे शरीयत लॉ प्रिवेल करेगा। ये बात समझ रहे हैं? जैसे फर्ज कीजिए कि अगर हमने फैसला करना है कि जहेज दें कि विरासत में हिस्सा दें, कस्टम ये है कि जहेज देना है, ठीक है, लेकिन शरीयत लॉ क्या है? विरासत में हिस्सा ले। तो यहाँ पे बताइए कौन प्रिवेल, कौन किसको रिप्लेस करेगा? शरीयत लॉ। इसीलिए उसने कहा कस्टमरी लॉ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय शरीयत लॉ। आगे चलते हैं। एग्रीमेंट कहता है दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं, यह भी एक तरह का कानून ही है, लेकिन ये ऐसा कानून है जो सिर्फ इन्हीं दो पार्टीज पे अप्लाई होता है। ये ऐसा कानून है जिसकी पाबंदी इन्हीं दो पार्टीज ने करनी है। कुछ लोग समझ आए? तो क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम एंड सोर्सेज ऑफ लॉ। पाकिस्तान में बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक लॉ, और साथ ही साथ इंग्लिश लॉ भी पकड़ लेते हैं, फिट कर देते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी। बस याद करने वाला, इसके ऊपर सोचना नहीं है आपने, इसके ऊपर सोचते ये डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी रटे वाला लफ्ज है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा बेसिस। सोर्सेज ऑफ लॉ कितने हैं? 4। एक लेजिस्लेशन, सबसे अहम सोर्स, और आगे लेजिस्लेशन ही की डिस्कशन होगी। दूसरा प्रेसिडेंट, तीसरा कस्टम्स, और फोर्थ एग्रीमेंट। तो ये बात समझ आ गई। इन पाकिस्तान कस्टमरी लॉ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय शरीयत लॉ। चलिए अब क्या करना है? अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को पढ़ना है और फिर इसके बाद अगले लेक्चर में ये सीखेंगे कि लेजिस्लेशन जो है ये कानून साजी कैसे होती है, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इस तरीकाकार के तहत कानून साजी कैसे होती है। फिर सिलेबस खत्म। अब सिलेबस में 2 ही चीजें पढ़नी है। क्या? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ना है, और फिर इसके बाद 4 से ऑनवर्ड चैप्टर एंड तक हमने पढ़ना है लेजिस्लेशन। अब आते हैं आईने पाकिस्तान की तरफ।
अच्छा, चाहे क्लास में नहीं मिलेगी, आपको पर्ची दे दी जाएगी। पूरे दिन में जब भी आपका दिल करे कैंटीन में जाए, चाय, बिस्किट, जूस, समोसे, पिज़्ज़ा, बिरयानी, जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं और हमारा जो कूपन होगा उनको दे दीजिएगा। 60 रुपये हमारी तरफ से फाइनेंसिंग होगी। चाय 60 रुपये की होती है, बाकी आपकी पर्सनल फाइनेंसिंग होगी। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला और देते हैं। ठीक है, ये बात पता है ना आपको। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा, जिस चीज की चाय थी वही ना पढ़ाऊं। अच्छा चले ठीक है, बस कर देते हैं। ये आईने पाकिस्तान फिर कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने तो सारा सिलेबस पढ़ाना है, जितना भी है, जितनी देर आप कहेंगे। आप ही का जो सिलेबस कंप्लीशन डेट है वो आगे जा रही है। मुझे तो कोई, मैं तो रोज आता हूँ, मैं तो रोज आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चले ठीक है जी, चलिए ये आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।